आज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी इंसान ने इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया और समझा तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को आगे लेके जा सकता है। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेंगी। एक एक करके मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। स्कूल में कॉमर्स का बैकग्राउंड होने के बावजूद मुझे अपनी लाइफ में ऐसा फील हुआ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं सिखाता एंड बच्चे इस नॉलेज को कभी भी गेन नहीं कर पाते। हमारा करिकुलम इस तरीके से बना ही नहीं है कि लोग अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व या ग्रो कर पाएँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक से फेमिलराइज कराऊं जिनको आप एक बार समझ लेंगे तो अपनी पूरी लाइफ उसका बेनिफिट लेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए समझना ज़रूरी है वो है बजटिंग। मिस्टर अंकुर वारिकू एक 50-30-20 रूल के बारे में कई बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताते हैं। इस रूल के हिसाब से आपको अपनी टोटल इनकम का 50% अपनी नीड्स के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं। 30% आप अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और 20% आपको सेव करना है। मैं पर्सनली इस रूल को एज इट इज़ फॉलो करने की एडवाइस कभी नहीं देता, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं तो उसमें से 50-30-20 रूल के हिसाब से सिर्फ 20,000 रुपये सेव करना, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आपने 50% अपनी नीड्स को अलोकेट कर दिया, यानी 50,000 रुपये नीड्स पे खर्च दिए, 30% यानी 30,000 रुपये आपने अपनी वांट्स पे खर्च दिए और 20% आप सेव कर रहे हो। ये एक प्रॉपर बजटिंग का तरीका नहीं है। आपको अपनी नीड्स पूरी होने के बाद अपनी बाकी इनकम के पार्ट में से मैक्सिमम अमाउंट को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट ये 50-30-20 के रूल के हिसाब से आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपकी नीड्स 30,000 में पूरी हो जाए, उसके बाद भी 70,000 रुपये आपके बचेंगे। 70,000 में से मेरा ये मानना है कि 50,000 आपको सेव करने चाहिए और 20,000 आपको अपनी वांट्स पे स्पेंड करने चाहिए। तो बजटिंग का कंसेप्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक इमरजेंसी फंड के कंसेप्ट के बारे में बताया जाता है। ये इमरजेंसी फंड क्या है? मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इमरजेंसी फंड को मुसीबत में आने वाले पैसे के रूप में देखा जाता है, जबकि आज की डेट में इमरजेंसी फंड की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। सपोजिटली आपकी जॉब चली जाती है, तो क्या आपके पास एक ऐसा फंड रेडी है जिससे आप नेक्स्ट 6 मंथ्स मिनिमम या 1 साल के लिए सर्वाइव कर पाएँ, जिसमें आप अपनी नीड्स, वांट्स को भी पूरा कर पाएँ? आपने कोई एसआईपी स्टार्ट करी हुई है तो वो भी पेमेंट्स आपकी ना रुकें, आपके लोन्स की ईएमआई जा रही हैं वो भी ना रुकें। तो इमरजेंसी फंड को छोटा कंसेप्ट ना समझें। अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जर्नी में आप स्टार्टिंग से ही अपने इमरजेंसी फंड के कॉर्पस को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें। मेरा ये पर्सनली मानना है कि जितनी आपकी पर मंथ सैलरी है उसका 12 टाइम्स आपको एक इमरजेंसी फंड में ज़रूर रखना चाहिए। अगला फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एजुकेशन में जो कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है वो है डेट के बारे में। देखो, हर तरीके का डेट बुरा नहीं होता। कौन सा डेट अच्छा है और कौन सा बुरा है उसके बारे में मैं आपको भी समझा देता हूँ। अपने मज़े और चस्के पूरे करने के लिए अगर आप किसी तरीके का लोन लेते हैं तो वो एक बैड डेट है। इस तरीके के लोन्स आपको अवॉइड करने चाहिए। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, पर्सनल लोन्स, इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो इस तरीके के डेट से बचें। वहीं अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो ये डेट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन के बाद आप एक जॉब एक्वायर करेंगे एंड इस जॉब से आप इनकम भी कमाएंगे और इस लोन की रीपेमेंट भी कर पाएंगे। तो गुड डेट और बैड डेट के बीच का डिफरेंस आप ज़रूर समझें। अगला कंसेप्ट और टॉपिक है क्रेडिट स्कोर के बारे में। बहुत सारे लोग तो क्रेडिट स्कोर के कंसेप्ट को समझते ही नहीं है। बैंक्स की नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको वो लोन दे रहे हैं। अब वो आपको पर्सनली तो जानते नहीं है, तो उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है जिसमें वो आपकी इनकम हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री, किस तरीके से आप पहले लोन्स लेते हो,
उनको कैसे रिपे किया, क्या आप डिफ़ॉल्टर रहे हो या नहीं रहे, आपकी आईटीआर स्टेटमेंट क्या है, इन सब के चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए अपने मैकेनिज़्म से उन्होंने एक क्रेडिट स्कोर का कंसेप्ट बनाया है। आजकल तो काफ़ी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे जाके आप अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हो। जनरली 750 के ऊपर का क्रेडिट स्कोर बैंक्स की नज़र में अच्छा माना जाता है। तो आपको कभी भी फ्यूचर में लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे। अगर पास्ट में आपने अपने लोन्स पे डिफ़ॉल्ट किया होगा तो आपको वो लोन देने से मना कर देंगे। इसीलिए अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला कंसेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है इन्वेस्टिंग। लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन उनको इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। मार्केट में इन्वेस्टिंग के बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं। बैंक एफडी से लेकर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अलग अलग टाइप की स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इस कंसेप्ट को आप जितना गहराई से समझें उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने इनकम का एक मेजर पोर्शन इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। वहीं कंपाउंडिंग का कंसेप्ट भी आप समझेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करी जाती है और इससे आप लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ये बात भी समझ आ जाएगी। कंपाउंडिंग का कंसेप्ट इस तरीके से आप समझो कि अगर आपने 1,00,000 रुपए पे एक साल में 10% का इंटरेस्ट अर्न किया तो नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्टिंग अमाउंट 1,10,000 रुपये हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में जो आपको 10% रिटर्न मिलेगा वो 1,00,000 पे नहीं मिलेगा, वो 1,10,000 रुपये मिलेगा। तो 10 साल में आप समझो कि आपने 1,50,000, 1,70,000 रुपये एक्यूमुलेट करे। स्टार्टिंग में आपने 1,00,000 रुपये लगाए, लेकिन जो भी आपके रिटर्न है उसके हिसाब से आप समझ लो आपके 1,50,000 रुपये बन गए। तो 10वें साल में जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो 1,50,000 पे 10% के हिसाब से 15,000 आ रहा है। तो ये कंपाउंडिंग का कंसेप्ट आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। आने वाले वीडियोस में मैं इस टॉपिक पे एक एक टॉपिक पे पूरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो है अपने गोल्स के बारे में समझना। गोल सेटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में गोल सेटिंग के बारे में भी बात करी थी। तो ये सारे टॉपिक्स मिलजुल के आपके गोल की तरफ ही आपको लेके जाएंगे। आप अपना आज बजट क्यों अलोकेट करोगे, आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे, ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए ही तो आप कर रहे हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप और स्टडी करें। इन टर्मिनोलॉजी को आप जितना जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली लिटरेट होंगे और फाइनेंशियल लिटरेसी से आप ही का बेनिफिट है। आशा करता हूँ कि इन टर्म्स को आप और रिसर्च करें और किसी तरीके की क्वेरीज आपको हों तो आप कमेंट्स करिए। मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।